तो पापा को देखकर आप राजनीति का क ख ग सीखे हैं और उसी के आधार पर चल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब हम पैदा हुए तो जब वो संभाला तब से वो राजनीति से हैं पापा। कितना मुश्किल रहता है एक जनता के बीच में जाते उठते बैठते रहना और नक्सलियों से भी बचते रहना, उनसे निपटते रहना। इस क्षेत्र में काम करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से डर कैसा। 23 में आपने लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत किया था लेकिन नहीं हो पाया, क्या लगता है? ये तो हाईकमान का फैसला है और मैंने 19 में भी करा, 14 में भी करा। और एक साल जब बीजेपी की सरकार यहाँ बनी हुई है, लगातार मुठभेड़ हो रहा है, नक्सली मारे जाना सरेंडर कर रहे हैं, ये अचानक से इसमें इतना तेज़ी कैसे आ गई, क्या लगता है? आज जो मुठभेड़ें हो रही है इसीलिए हो रही कि हर जगह सड़कें बन गई और बहुत सारे जगह में फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। लोग यदि कोई मुठभेड़ पे सवाल उठाए तो उस पर जांच होना चाहिए। अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनका प्यार था जनता का कि यहाँ से बाहर मत जाए, तो जैसे कि अगर लखमा जी यहाँ से विधायक रहते और हरीश लखमा का कोई अगर यहाँ से लोकसभा की टिकट मिलती तो क्या यहाँ जो अंतर आया था, क्योंकि हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, महेश कश्यप भी ज़्यादा अंतर से नहीं जीते हैं, तो अगर आपको टिकट मिल रहता तो जो परिणाम अभी आया है कुछ अलग रहता? ये तो जनता फैसला करती है। अब क्या परिणाम रहता वो तो बात की बात है। आपको क्या लगता है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक कवासी लखमा जी के सुपुत्र हरीश लखमा जी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। TNR टीम को पूरी मेरे तरफ से सुकमा में आए इसके लिए आप सभी का आभार और स्वागत। सबसे पहले सर, हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में। कौन है हरीश लखमा जी? थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरीश लखमा कोई वो नहीं है, नाम नहीं है, बस एक साधारण सा व्यक्ति हो। और मेरे पिताजी कोंटा विधानसभा का 6 बार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी का एक गरीब परिवार से पैदा हुए और उन्होंने कड़ी मेहनत की और लोगों के लिए जब भी समय मिला उस समय का सदुपयोग करते हुए लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। इसी का नतीजा है कि कोंटा जैसे छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है और जहाँ पर कोंटा के नाम से लोग डरते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद 6 बार विधायक बनना ये एक कहा जाए छोटी बात नहीं है। और यहाँ की जनता ने लगातार उनको प्यार दिया और जनता के अनुरूप उन्होंने भी प्रयास किया कि उनके मांगों को शासन स्तर पर ले जाए और उनकी मांगों को पूरा करने का काम उन्होंने किया। इसी का नतीजा है कि ऐसे क्षेत्र में भी 6 बार जीत हासिल उन्होंने किया। और मैं तो जब पापा सरपंच थे तब से मैं जानता हूँ और राजनीतिक जो हमारा सफ़र है बचपन से ही है कि जब हम लोगों ने वो संभाला तो पापा कांग्रेस का प्रचार करते थे तो हमको वहाँ पर क्या झंडी बैनर बहुत ज़्यादा होते थे, तो झंडी बैनर लेकर हम लोग भी खेलते थे। और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का लोगो, आँख छाप और जो तिरंगा का कलर है
ये हमें बहुत पसंद था। और शुरू से ही हम लोग बचपन में ही जिंदाबाद के नारे लगाकर खेलते थे, तो यही सब बचपन में बीता। और बचपन से ही मैंने कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को अपनाया और मुझे लगा कि बचपन स्कूल पढ़ने के बाद कि कुछ न कुछ करना चाहिए। जिस तरह से पापा लोगों की सेवा कर रहे हैं तो मैं भी उनकी मदद करूं, ताकि कहीं ना कहीं उनको सहारा मिल जाए। तो ये सोचकर मैं भी राजनीति में आया और लगातार पापा के साथ चलकर लोगों की सेवा करने का प्रयास अब तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो पापा को देखकर आप राजनीति का क ख ग सीखे हैं और उसी के आधार पर चल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब हम पैदा हुए तो जब वो संभाला तब से वो राजनीति से हैं पापा। तो पहले तो बैकग्राउंड हमारा राजनीतिक नहीं है, ना दादा है ना परदादा है, लेकिन पापा के समय से तो जो हमने सीखा, और सबसे पहला तो देखा है कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से ही पापा लगातार काम करते आए। तो बस पापा से ही देख के सीखे और बस पापा का हाथ बटाने के लिए राजनीति में आया और उसी बहाने लोगों का सेवा भी करने का अवसर मिलता है। और जो भी जनता हमें मौका देती है उसका पूर्ण पालन करने का प्रयास करते हैं। पार्टी के भीतर छोटे से लेकर बड़े बड़े पद जो भी आपको दिया गया है उसको आप उसमें फिट बैठते आए हैं, काम करते आए हैं। आप जिला पंचायत अध्यक्ष का भी सेवा दे चुके हैं इसमें। तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? अब पढ़ाई के दिनों में तो सबसे पहले हम NSOI से जुड़े, क्योंकि कांग्रेस का एक विंग है, छात्र विंग, और कांग्रेस के विचारधारा से तो बचपन से ही थे। तो इसलिए जब हम स्कूल में आए तो NSOI से जुड़े। NSOI से जुड़ने के बाद युवा कांग्रेस में जुड़े। युवा कांग्रेस में काम करने का बहुत मौका मिला, जिला महामंत्री के रूप में कार्य किए। और जब राहुल जी ने पूरे देश में एक संगठन में ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव प्रक्रिया लाया, जिसमें उस समय लोकसभा स्तर का अध्यक्ष हुआ करता था और विधानसभा में ये 2010 में चालू हुआ। तो उस समय मैंने भी सोचा क्यों न बस्तर लोकसभा के लिए लड़ा जाए, कि अध्यक्ष बना जाए ताकि युवाओं के लिए काम किया जाए। तो मेंबरशिप किया और उसमें किसी का रिक्वायरमेंट नहीं लगता था, जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो पद पाएगा। तो हम लोगों ने मेंबरशिप पूरे विधानसभाओं में, बस्तर के पूरे विधानसभाओं में मेंबरशिप करी और युवा साथियों ने साथ दिया, जिसके बदौलत मैं बस्तर लोकसभा का पहला निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष बना युवा कांग्रेस का। उसके बाद दोबारा 2012 में इलेक्शन हुआ, उसमें भी निर्वाचन अध्यक्ष बना लोकसभा का। तो ये लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद लगातार संगठन को मजबूत करने का हम लोगों ने प्रयास किया और हमेशा बस्तर में जो भी मांगे रही है उन मांगों को लेकर आंदोलन भी किए। सुकमा जिला यहाँ एकमात्र विधानसभा सीट है कोंटा, और यहाँ के बारे में जो लोग बाहर सुनते हैं वो सिर्फ नक्सली को समझते हैं, नक्सलवाद, ये घटना वो घटना। आप यहाँ रहे हैं, यहाँ राजनीति किए हैं, कितना खतरा भरा रहता है यहाँ का राजनीति? ऐसा नहीं कि क्योंकि आप एक उसका दावर नेता के बेटे हैं इसके लिए आपकी राह आसान है, यहाँ जनता चुनती है। कितना मुश्किल रहता है एक जनता के बीच में उठते बैठते रहना और नक्सलियों से भी बचते रहना, उनसे निपटते रहना। इस क्षेत्र में काम करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से डर कैसा? अगर आदमी मुश्किलों से डरेगा और किसी भी चीज़ का अगर डर होगा तो फिर आगे काम नहीं कर पाए। तो इसलिए ना पापा डरते हैं ना मैं भी कभी डरा हूँ। हमेशा लोगों के लिए काम किया, परिस्थितियाँ जैसी भी हो। यहाँ पर अब तो काफ़ी हद तक माहौल सुधर चुका है। पहले तो 2006-07 जब सलवा जुड़ूम के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय भी पापा ने सलवा जुड़ूम का विरोध किया।
तो ये सारे चीज़ें जीवन में आते रहती है। कठिनाइयों से डरना नहीं, ये मेरे पापा से मैंने सीखा है। और कभी भी उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहता है, कभी कोई बड़ा तो कभी कोई छोटा, ये तो जीवन का खेल है। तो इसमें अगर हम सोचेंगे डर के रहेंगे या फिर जीने का मकसद ही नहीं है अगर डर के रहेंगे तो। अध्यक्ष रहते हुए और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी, क्योंकि ये क्षेत्र सेंसिटिव आता है, तो क्या 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 बेहतर हुए जो जिससे लोगों को सीधे उसका फ़ायदा मिला हो? हाँ, जब 2011-12 में जिला बनने के बाद पहली बार जिला पंचायत का गठन हुआ 2015 में। उस समय, उसके पहले तो मैं जनपद अध्यक्ष था। फिर 2015 में जिला पंचायत के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे सदस्यों को जिता कर भेजा, जिनके बदौलत मैं अध्यक्ष बन पाया। अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं का लाभ देने का पूरा प्रयास हमने किया है। जैसे अंदरूनी गाँव में सीसी सड़क, अब जिला पंचायत तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता, फिर भी सीसी रोड है, तुम्हारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हो, इन सारे चीज़ों के लिए हमने काम किया। आज गांव में सीसी रोड नहीं होते थे, मनरेगा उस समय मनरेगा के माध्यम से सीसी रोड दिए, पुलिया दिए, मिट्टी सड़क किए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, इस पर हम लोगों ने काम किया है। और जिला पंचायत में तो अन्य मत का कोई ज़्यादा फंड होता नहीं है, लेकिन मनरेगा में बहुत सारे फंड्स है और फंड की कमी नहीं है। तो उसके मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे गांवों में सड़क बनाने का काम किया है और तालाबों का निर्माण कराने का काम किया। मज़दूरों को सही मजदूरी मिले, इसके लिए भी काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है पंचायत स्तर पर, इन कमियों को भी दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। सारे यहाँ के पंचायत के सरपंच है, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य, सारे लोग अच्छा काम किए। और आप बड़े बड़े काम कहेंगे तो बड़े काम जहाँ पर भी जा रहे होंगे, डामर रोड है, ये सिर्फ और सिर्फ कवासी लखमा जी ने ये सोचा कि अगर सड़कों से जोड़ेंगे गांव को तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा। आदि यदि कहीं ना कहीं नक्सलवाद का थोड़ा सा सीमा कम हुई है, मतलब सीमित मात्रा में, तो सड़कों के कारण हुआ। आज पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें बना दिए, जिसके वजह से आज आदमी आवा जा सक रहा है। और पीने के पानी के लिए अगर हमको पानी गांव में चाहिए, जब तक सड़क नहीं होगा तो गाड़ी तो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले, पापा ने सड़कों की व्यवस्था करी ताकि गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, पीने का शुद्ध पेयजल मिले और गांव में जो बुनियादी सुविधा है उसका लाभ जब तक सड़कें नहीं बनेगी नहीं संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सड़क बनाने का काम किया। 14 और 19-23 में आपने लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत किया था, लेकिन नहीं हो पाया, क्या लगता है? ये तो हाईकमान का फैसला है और मैंने 19 में भी करा, 14 में भी करा। अब हाईकमान का जो फैसला हुआ उस पर हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके पालन करने का काम है, हम किए। और जिनको भी मिला उनके लिए ईमानदारी से काम, पिछले लोकसभा में पापा को मिला था, पापा के लिए भी काम किए। पहले 19 में दीपक बैज को मिला, उनके लिए भी काम किए। तो हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना। टिकट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता वो तो हाईकमान की बात है, तो इसमें कोई हताशा वाली कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में आधे से ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस के वो हार गए, लेकिन कवासी जी यहाँ से जीत कर आए 6वीं बार। और जब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ की जनता कोंटा से उन्हें पीछे कर देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कारण रहा?
लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बात करें तो हमारी कमी है, मैं इस बात को मानता हूँ, कुछ न कुछ कमी होगी। लेकिन जो कोंटा की जनता ने जो जनादेश लोकसभा चुनाव में दिया, उसका एक ही कारण है कि पापा को कोंटा छोड़कर जाने देना नहीं चाहते थे। यहाँ पर उपचुनाव ना हो ये भी यहाँ की जनता चाहते थे, और क्योंकि लखमा दादी उनके लोकप्रिय है तो अपने नेता को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विधायक बनाए रखने के लिए ऐसा जनादेश दिया। अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनका प्यार था जनता का कि यहाँ से बाहर मत जाए, तो जैसे कि अगर लखमा जी यहाँ से विधायक रहते और हरीश लखमा का कोई अगर यहाँ से लोकसभा की टिकट मिलती, तो क्या यहाँ जो अंतर आया था, क्योंकि हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, महेश कश्यप भी ज़्यादा अंतर से नहीं जीते हैं, तो अगर आपको टिकट मिला था तो जो परिणाम अभी आया है कुछ अलग रहता? ये तो जनता फैसला करती। अब क्या परिणाम रहता वो तो बात की बात है। आपको क्या लगता है? अच्छा रहता, जो भी युवाओं का सहयोग मिलता और अच्छे परिणाम होते। और अभी भी जो परिणाम मिले इनसे हम संतुष्ट हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमको स्वीकार है। पिछले 5 साल में जो नक्सली घटना था वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी, और 1 साल जब बीजेपी की सरकार यहाँ बनी हुई है, लगातार मुठभेड़ हो रहा है, नक्सली मारे जाना सरेंडर कर रहे हैं, ये अचानक से इसमें इतना तेज़ी कैसे आ गई, क्या लगता है? आपको सबसे पहले बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसी समय से ही नक्सल मूवमेंट को लेकर सरकार ने जो जो नीतियाँ अपनानी थी वो अपनाई, जिसके वजह से नक्सलियों का बहुत 2019 के बाद बैकफुट में आने का काम हुआ। आज जो मुठभेड़ें हो रही है इसीलिए हो रही कि हर जगह सड़कें बन गई, और बहुत सारे जगह में फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। लोग यदि कोई मुठभेड़ पे सवाल उठाए तो उस पर जांच होना चाहिए। अगर सवाल नहीं उठा तो मुठभेड़ सही है, तो उस पर कोई आवाज़ उठाता नहीं है। लेकिन बात इस बात का है कि आज क्या गांव के लोग सुरक्षित हैं? गांव के लोगों को भी हम कैसे सुरक्षित रखें, ये बड़ा सवाल। आज नक्सल के नाम पर आदिवासियों को जेल फिर से भेजने का काम कर रहे हैं। पहले हम जेल नहीं भेजे फिर भी नक्सली कम हुए ना। आज यदि आप आदिवासियों को जेल में डालकर नक्सली कम होने का दावा करोगे तो ये सही नहीं है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हर दिन एक ना एक व्यक्ति फ़ोन करता है कि हमारे परिवार से इसको पुलिस उठा के ले गई। बहुत सारे ऐसे समस्या रहते हैं, गांव में रहना है तो कुछ ना कुछ परेशानी भी गांव वालों की रहती है। और इस परेशानियों में यदि सरकार ही एक सेवक है, सरकार वही सरकार यदि गांव के लोगों को प्रताड़ित करे, जेल भेजने का काम करे तो उचित नहीं है। और जो मुठभेड़ें हो रही है, आज जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और जहाँ पर सही मुठभेड़ हो रहा है उस पर कोई सवाल तो कोई नहीं उठाता। लेकिन कई जगह ऐसे हो रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है और इसको दबाया जा रहा है, आवाज़ ना उठाए इसके लिए डराया जाता है। ये सारे चीज़ अराजकता फैली हुई है, बस ये बात कह सकता हूँ। सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए और यहाँ के जो अफसर है अपने कंधे पे और सितारा चमकाने के लिए आदिवासियों को नक्सली बताकर मारे जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हाँ, निश्चित रूप से है, ये सही है कि आज अगर एक केस भी अगर नक्सली प्रकरण ना हो तो टीआई को अधिकारी बोलते हैं केस बनाओ, फर्जी केस बनाओ, हमको केस चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार चमकाने के लिए चल रहा है। ये सारे चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये जो लड़ाई है सिर्फ जंगल में जो खनिज संपदा है उसको लूटने का काम है। आज
बात करें जगरगुंडा की, बैलाडीला की, वहाँ के खदान को लूटने के लिए क्या करेंगे? जब तक वह आदिवासी रहेंगे तब तक वो लूट नहीं सकते। इसलिए आदिवासियों को घरों से बेघर कराओ, जेल के नाम से डराओ, नक्सल के नाम पर उनको प्रताड़ित करो ताकि गांव छोड़कर भगे और वहाँ का लोहा टीना माइनिंग जो है उसको खोदे और बेचे। यही सरकार की योजना है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने के लिए क्या क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विरोध किया। 13 नंबर डिपॉजिट जो अदानी को दिया हुआ था उसको कैंसिल कराने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात करती है। आज राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो आदिवासियों के बारे में बात करते, कोई भाजपा के लोग बात करते। आज भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वनवासी कहती है। आदिवासी तो वनवासी नहीं है, आदिकाल से रहने वाले हम वासी है, वनवासी कहाँ से हो गए? ये एक वनवासी के नाम पर जब जंगल खत्म हो जाएगा तो कहेंगे तो अब तो जंगल नहीं है, आप वनवासी कहाँ, आदिवासियों का जो आपको आरक्षण मिल रहा है वो खत्म। ये षड्यंत्र के साथ आदिवासियों को खत्म करने का साजिश रच रहा है। और कांग्रेस पार्टी संविधान के रास्ते पर चलती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करती है और हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आदिवासियों की बात को रखने का काम करती है। और राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता जो आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं, उनको अधिकार देने का काम करते हैं। आज यदि बस्तर में पेशा कानून 5वीं अनुसूची लागू है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों के हित के लिए काम किया। आज इसलिए यहाँ का आज आदिवासी गर्व से कह सकता है कि ये जंगल हमारा है, ये ज़मीन हमारा है। लेकिन उस जल जंगल ज़मीन को भी सरकार पुलिस के बल पर लूटने का काम कर रही। इसी कार्यक्रम जो पहले अंग्रेज जो करते थे, पुलिस के माध्यम से लोगों को डराना, मारपीट करना, जेल भरना और संसाधनों को लूटना, यही काम सरकारें कर रही है। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी और अरुण साहू जी शामिल हुए थे। उनका कहना था कि नक्सली से निपटने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक बात का, एक गोली का। बात से मान नहीं रहे हैं, अगर मान रहे तो उन लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं वो गोली खा रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस का जो नक्सल मुँह है ये क्यों बीच में आड़े आ रहा है? क्या सच में कांग्रेस का नक्सल मुँह है कि जो आप जो बीजेपी भी कर रही है? अब एक चीज़ बताइए, ये कहते हैं बातचीत या गोली। आदिवासियों को गोली मारकर आप कैसे शांति ला सकते हो? नक्सली कितने होंगे? आज अगर बात करें तो पूरे बस्तर में नक्सली 100 से अधिक नहीं होंगे जो ओरिजिनल नक्सली। आज गांव वालों को नक्सली बनाया जा रहा है। अब गांव वालों को इड़म्बा, सुकड़ा, मूड़ा को मार के आप कहोगे कि नक्सली खत्म। ये नक्सली खत्म नहीं, ये आदिवासी खत्म करने की इनकी साजिश है, गोली के माध्यम से। हमारी सरकार ने नक्सलियों को बेकपुट करने का काम किया। आज जगरगुंडा में कभी लोग बाई रोड नहीं जा पाते थे, बेज्जी नहीं जा पाते थे, बस नहीं चल पाती थी। उन जगह में हम शांति लाने का काम किए बिना गोली के माध्यम से। विकास एक रास्ता है, आप गोली के माध्यम से आप शांति लाने का प्रयास करोगे तो संभव नहीं है। तो आप सड़कें पहुंचाओ, वहाँ पर स्कूल की सही व्यवस्था करो, लोगों को जो बुनियादी सुविधा है वो सुविधा दो, ऑटोमेटिक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद को गोली से खत्म करने का मतलब क्या है? नक्सलवाद को खत्म गोली से नहीं करना चाहते हो, आदिवासियों को खत्म करना चाहते हो। जी, 5 साल जो पिछला कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उस दौरान लखमा जी जो काम कर पाए हैं अपने क्षेत्र में मंत्री रहते हुए या विधायक रहते हुए, और इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ, तो आप कितना अंतर देखते हैं काम करने की शैली में, पद्धति में, नियम कानून में? आज हमारा दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सिर्फ मात्र 3 साल कांग्रेस का सरकार और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन 15 सालों में जो विकास होना था वो तो रुक गया था।
कांग्रेस के सरकार में 2001-2 में जगरगुंडा से जगदलपुर तक बस चलती थी, बेज्जी से जगदलपुर तक बस चलती थी, किस्टाराम से जगदलपुर तक बस चलती थी, गोल्लापल्ली से बस चलती थी। उन बसों को बंद करने का काम कब हुआ? ये रमन सिंह जी के सरकार में हुआ। बंद हो गए, बिजली नहीं। तो कहीं ना कहीं इन 15 सालों में विकास को रोकने का काम हुआ था। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, कवासी लखमा जी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज पुनः बेज्जी में बस चल रहा है, किस्टाराम में बस चल रहा है, जगरगुंडा में बस चल रहा है। किस्टाराम में हॉस्टल है। किस्टाराम में पहले कोई जा पाता था क्या? आज आपके मीडिया के साथी तो पहले से भी जाते हैं, आज हर कोई व्यक्ति जाता है। तो ये बदलाव अगर आया है सुकमा जिले में, गांव का विकास यदि हुआ है, तो ये 2018 के बाद भूपेश सरकार में हुआ है। स्कूलें बंद कर दी थी, स्कूल खोलने का काम हुआ। दान खरीदी केंद्र, आज किस्टाराम में जाइए वहीं दान खरीदी केंद्र हो रहा है। चिंतलनार में दान खरीदी केंद्र। अगर काम हुआ है तभी तो यहाँ की जनता ने 6 बार जिताया। ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। 1 साल का कार्यकाल बीजेपी सरकार का हो गया है। उनका कहना है कि जितने भी वादे किए गए थे वो लगभग सब पूरा हो चुका है। आपको लगता है कि सुकमा जिले में जो योजनाएं उनके द्वारा लाई गई थी, अभी जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ है? 1 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 1 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है और सुकमा जिले में जो विकास कार्य होने थे वो डप पड़ चुके हैं। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए जो इन 1 साल में कंप्लीट हुआ। जो हमारी सरकार में घोषणाएं हुई थी यहाँ पर खेल एकेडमी का, डीएड बीएड कॉलेज का, वो अतः ही पता नहीं है। जो सड़कें स्वीकृत हुई थी उनको कैंसल कर दिया। जो पुल स्वीकृत 80% ब्रिज बन चुके थे उनको कैंसिल कर दिया। क्या यही विकास है उनका? कैंसिल करने का कारण क्या है? वहाँ के लोग क्या वोट नहीं देते? वहाँ के लोग को मतलब सड़कें नहीं चाहिए? तो अगर ऐसा काम करोगे तो विरोधाभास तो होगा। आज नागलगुंडा में 3 करोड़ का सड़क कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुआ, आधा कार्य हो चुका, उसको निरस्त कर दिए। ये मतलब लोगों की भलाई आप चाहते नहीं हो, तब तो कामों को निरस्त कर रहे हो। और ये 1 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो वादे उन्होंने किए थे माता योजना का, 2-3 महीना महिलाओं को मिला, माताओं को मिला, उसके बाद अभी दे ही नहीं रहे। और 1000 दे के आप वाहवाही लूट रहे हो। आज महंगाई का क्या रहा? पेन में जीएसटी, दूध में जीएसटी, बिस्किट में जीएसटी, कापी पुस्तक में जीएसटी, नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया। जीएसटी टैक्स ये सब लगाकर आप 1000 दे के तो झूठ बना रहे हो, चुतिया मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। यहाँ की जनता समझदार है। 1000 और 2000 देने से उनका भला होने वाला नहीं है। उनके लिए जो शासन की सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की सुविधा, उनको घरों की सुविधा, पट्टे की सुविधा, ये सारे सुविधाएं देनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल सर, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, हमें रोज़गार मिले, यहाँ का विकास हो। तो क्या जो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नक्सल इसके लिए बाधा बना हुआ कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है? हमारी जब सरकार बनी थी 2018 से लेकर 23 तक, इस दौरान यहाँ पर पर्यटन स्थल भी बढ़ गए थे। आपको बता दूँ, ये जो डैम है तुंगल बांध,
तुंगल बांध में बोट चलते थे जिसमें उड़ीसा के लोग आते थे। हम लोग पहले उड़ीसा जाते थे, अगर बोटिंग करना है तो वहाँ के डैम में कुछ मनोरंजन करना है तो हम मलकानगिरी जाते थे, लेकिन मलकानगिरी के लोग सुकमा आते थे, मनोरंजन करते थे, सिनेमा देखते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद आज वहाँ पर जो बोर्डिंग होता तो बंद पड़ा है, कोई जाता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगा तब तक पर्यटन का स्तर सुधर नहीं सकता और यहाँ पर जो व्यापार है वो चल नहीं सकता। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाले हमारे साथ जुड़े, अपना अनुभव शेयर किए। जाते जाते कुछ हमारे माध्यम से जनता को संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर सुकमा जिले की जनता और युवाओं को? बस यही कहना चाहूँगा हमारे सुकमा जिला के युवाओं को कि नशा जो है वो जकड़ रहा है, नशे से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर से ही सुकमा जिले का विकास हम कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखिए और नशे से और गुटखा पान बीड़ी से दूर रहिए और अच्छे से पढ़िए, बिजनेस कीजिए और जो भी सहयोग मेरे परिवार के तरफ से रहेगा ये सहयोग हम करेंगे।